हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट का हमारा फर्दर पार्ट। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम में आने वाला स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लिए। द डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये इतनी सी डेफिनेशन जो है हमें डेमोक्रेसी को सेपरेट करती है हमारे दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ही क्लियरली, जो डेमोक्रेटिक नहीं है उनसे। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी रूलर्स होते हैं म्यांमार के, वो इलेक्ट नहीं किए जाते पीपल्स के थ्रू। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। तो अगर लोग इलेक्ट नहीं करते तो कैसे इलेक्ट होता है या कैसे सिलेक्ट किया जाता है कि ये रूलर होगा? तो जो भी कंट्रोल करता है, इन कंट्रोल होता है आर्मी के, वो रूलर बनता है कंट्री का। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और पीपल कुछ भी नहीं कह सकते उस डिसीजन में। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, चाइल्ड के डिक्टेटर्स जो थे, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये भी पीपल्स के थ्रू इलेक्ट नहीं होते। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज। यहाँ भी मोनार्च का ही कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मोनार्च में होता है कि राजा जो पावरफुल है, जो रिच है, वो बन जाता है राजा, वही रूलर होता है, वही रूल करता है, उसमें पीपल्स कुछ नहीं कर सकते। तो जो डिक्टेटर्स थे वो लोग भी इलेक्ट नहीं करते थे, पीपल्स के थ्रू नहीं होते थे, ये मोनार्च के थ्रू अप्लाई होते थे। किंग जो थे सऊदी अरेबिया के, वो रूल करते थे ना कि इसलिए कि पीपल्स जो है उन्होंने चूज किया उन्हें, बट टू डू बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली। लेकिन वो तब राज करते थे क्योंकि उनका जन्म ही रॉयल फैमिली में हुआ था। रॉयल फैमिली में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपके दादा परदादा भी कहीं के राजा हैं, कहीं के रूलर होंगे, और बस आपकी उनकी जो पदवी है वो आगे आगे ट्रांसफर होते जाती है, उनके आगे वाली जो जनरेशन है उन्हें ट्रांसफर की जाती है। तो अगर आप किसी रॉयल फैमिली में आपका बर्थ हुआ है तो डेफिनेटली आप वहां के रूलर बन जाएंगे, लोगों के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता था। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, लेकिन इतनी सी डेफिनेशन काफी नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये हमें रिमाइंड करती है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल जहां पर रूल कर रहे हैं, मतलब पीपल के चुना हुए व्यक्ति रूल कर रहा है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर हम बिना सोचे ऐसे कभी इस डेफिनेशन के बारे में सोचे, तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं ये कहकर कि हर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस रखती है डेमोक्रेसी के लिए। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो बहुत ही मिसलीडिंग होता है, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3। जैसे हम चैप्टर 3 में देखेंगे, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हर गवर्नमेंट जो है ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो चाहती है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, इवन इफ इट इज नॉट सो। अभी तक अगर वो नहीं है तो that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one। मतलब इसीलिए हम ये सोचते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के बीच में जो डेमोक्रेटिक है, और वो गवर्नमेंट के बीच में जो डेमोक्रेटिक होने का दिखावा कर रही है, बट वो डेमोक्रेटिक की तरह कोई भी रूल्स को अप्लाई नहीं कर रही है। We can do so by understanding each word in this definition carefully। हम ये चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम हर वर्ड को समझ जाए जो इस डेफिनेशन में लिखा है, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और स्पेलिंग आउट करें वो फीचर्स को जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, हमारे चैप्टर में एक हमें कार्टून के थ्रू दिया हुआ है जिसमें डेमोक्रेसी दिया हुआ है, लिखा हुआ है। This cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers। मतलब US और other foreign powers होने के बावजूद इराक में ये डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस चले। What do you think this cartoon is saying? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कार्टून्स क्या कह रहे हैं? Why is democracy written in this way? डेमोक्रेसी क्यों लिखा गया है? क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं वहां के कि यूएस और फॉरेन की पावर होने के बाद भी यहाँ डेमोक्रेटिक रूल चले, मतलब हम लोग जो हैं वो चुने अपने रूलर को। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं? We have started with the simple definition that, हमने शुरुआत की थी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से, जो की थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होता है वो इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के थ्रू। दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? ये डेफिनेशन में जो रूलर्स हैं वो कौन है? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी?
ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन से ऑफिशियल्स हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट की पदवी के लिए डेमोक्रेसी के? विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी? नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं वो कौन सा डिसीजन लेते हैं फिर? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाने के लिए? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक? कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए अप्लाई जिससे ये साबित हो कि ये इलेक्शंस जो हैं ये डेमोक्रेटिक हैं? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? ऐसे कौन लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे, ये जिन्होंने इलेक्शन किया है, मतलब जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट्स के रूप में, वो कौन होंगे और उन्हें चुनने वाले कौन होंगे? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? क्या सारे के सारे सिटीजन्स को हक होता है कि वो चुनने के लिए इक्वल बेसिस पर खड़े रहें? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में ऐसे भी कोई लोग हैं जिनसे ये हक छीन लिया गया है या उन्हें वो हक नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करें? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? और फाइनली क्वेश्चन जो है, किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? क्या जो इलेक्टेड रूलर्स हैं जिन्हें आपने चुना है वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं डेमोक्रेसी में? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर वो डेमोक्रेटिक रूलर्स को, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ लिमिट्स दी गई हैं जिसमें उन्हें फंक्शन करना है, उन्हें काम करना है? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? क्या डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिस्पेक्ट दे जो हक है लोगों के उन्हें? लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स दी हैं, उनके थ्रू हमें ये जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देखने हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड जो लीडर्स थे जिन्हें चुना गया था उनके डिसीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. यहाँ पर हमें यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वहाँ के जो जनरल थे, उन्होंने मिलिट्री कॉप जो है अक्टूबर में 1999 में शुरू किया था। और ये जो पाकिस्तान के जो जनरल थे उनका ये कहना है, मिलिट्री कॉप को मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही चतुराई से सफलता उन्हें मिली थी। अक्टूबर 1999 में ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया था और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इस कंट्री का। लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और उसके बाद उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करके वो प्रेसिडेंट बन गए। और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड किया था कंट्री में, दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, जिसके कारण उन्हें उनकी उस पदवी में 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। मतलब वो 5 साल और ज्यादा उसमें काम करने लगे, उस पदवी का उन्होंने उस चीज को बढ़ा दिया था आगे, या कह दिया था कि एक लेटर या रेफरेंस जो है वो भेज दिया था अपने 5-year एक्सटेंशन के लिए अपनी पोजीशन के। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन। और फिर जब उन्होंने वो रेफरेंडम भेजा था तो जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो रेफरेंडम है वो किस पर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। उन्होंने बहुत ही गलत काम किए थे, फ्रॉड किया था, उसके ऊपर बेस्ड है। अगस्त 2002 में उन्होंने इशू किया एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को जो अमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर और इस ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। इसमें ये लिखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट का, ये सुपरवाइज किया जाएगा, मतलब इस पे ध्यान दिया जाएगा, देखरेख की जाएगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, जो डोमिनेट की गई थी मिलिट्री ऑफिसर्स के थ्रू। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, और जब ये लॉ पास हुआ
इलेक्शंस जो थे वो होने लगे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, और इसीलिए पाकिस्तान जो था उसने इलेक्शंस हेल्ड किए, वहां पर इलेक्शंस हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके पास में कुछ पावर्स थी, बट फाइनल पावर जो थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही थी। मतलब इतना कुछ होने के बाद, चेंज होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद भी जो राइट्स थे, वो राइट्स जो थे, फाइनल पावर जो थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, और इसीलिए दिखता है कि उन्होंने भले डेमोक्रेसी कहा लेकिन डेमोक्रेसी की तरह वो काम नहीं कर रहे थे। तो क्लियर था ये कि बहुत सारे रीजन थे कि पाकिस्तान जो था वो पूरी तरह से जनरल मुशर्रफ के अंडर में ही था, डेमोक्रेसी होने के बाद भी। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस थिंग। लेकिन अगर हम फोकस करें किस चीज पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि रूलर्स जो इलेक्ट किए गए थे पीपल्स के थ्रू पाकिस्तान में, वो कौन थे? नॉट क्वाइट। पीपल may have elected their representatives. Peoples ने अपने representatives को elect तो किया था to the national and provisional assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. लेकिन जिन्हें उन्होंने चुना था वो रियल में रूलर्स नहीं बने। They cannot take the final decision. वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। सिर्फ वो डिसीजन लेंगे, लेकिन उनके डिसीजन का फाइनल जो होगा वो जनरल मुशर्रफ या फिर उनके जो ऑफिसर्स थे वही करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स ही ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स। पावर जो लास्ट फाइनल डिसीजन होगा वो लेने का हक सिर्फ जनरल मुशर्रफ का या ऑफिशियल्स का था। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और वो लोग जो थे वो कोई पीपल्स के थ्रू इलेक्ट नहीं हुए थे, उन्होंने अपने आप को खुद राजा कहा था। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज, और यही चीजें बहुत सारे डिक्टेटरशिप या मोनार्च में होती हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनके पास एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, एंड गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट होती है। बट रियल पावर जो होता है वो उनके पास में नहीं होता जिन्हें इलेक्ट किया गया है। जबकि इलेक्शन हुआ है, इलेक्ट हुए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उन्हें हक है कि वो सारा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं थी। फ्यू कंट्रीज में रियल पावर जो है कुछ एक्सटर्नल पावर्स के साथ होती है, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बाहर के लोगों के हाथ में होती है, पर जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथ में रियल पावर नहीं होती, और इसे नहीं कह सकते कि ये पीपल्स रूल है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, जो हमें फर्स्ट फीचर बताता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला फीचर ये होना चाहिए डेमोक्रेसी का कि उसमें जिन भी लोगों को चुना गया है, जो भी लोग इलेक्ट हुए हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में होना चाहिए, दूसरा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। सो डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। Those peoples who are elected by those representatives who are elected by the peoples have only the power, have only the decision making decision making जो उनका होना चाहिए वो उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। तो ये सबसे पहला फीचर था हमारी डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होता है। फॉर द वीडियोस के लिए मेरे अगले वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।